जी, किसी की आवाज जवाब नहीं आया किसी का। हैव यू स्टडीड अबाउट अमेबा और नॉट? भाई कोई जवाब है या नहीं है? तो बोलो ना, किस चीज का इंतजार कर रहे होते हो? मैंने वैसे आज अमेबा के बारे में तो नहीं पढ़ाना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम ने पढ़ा ही नहीं है अमेबा के बारे में। तो चले मैं अमेबा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं, बता दूं, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। चले, ओके लेट्स डिस्कस। ठीक है, अमेबा उसको पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों पे जाते हैं। अच्छा, अमेबा के स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। जी सर। ओके, वेल गुड। ये मैंने टॉपिक आपको दिया था टू स्टडी इट बाय योरसेल्फ, आप खुद इसको पढ़ें। बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक अ लिटिल बिट, थोड़ा सा डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, ताकि क्योंकि ये डायग्राम जो है ये बनने के लिए आती है एग्जाम में। ठीक है, 5 मार्क्स की डायग्राम है ये, और बहुत ही आसान डायग्राम है, तो ये एग्जाम में बनाने के लिए आती है, तो इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नो होना चाहिए। ठीक है, अमेबा इज बेसिकली अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी जो है वो एक सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, हैबिटेट इसका जो है वो वाटर है, ये पानी में रहता है, फ्रेश वाटर के अंदर, स्टेगनेंट वाटर के अंदर इनका हैबिटेट होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, यानी आप इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन जो है, जिस ग्रुप को ये बिलोंग करता है, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो फाइलम जो हमारे पास है वो फाइलम प्रोटोजोआ है, और जिस किंगडम को बिलोंग करते हैं वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है। ठीक है, तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, फाइलम इसका जो है वो क्या है हमारे पास, फाइलम इसका हमारे पास प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, प्रोटोजोआ के बारे में चैप्टर 7 में हमने पढ़ा है, प्रोटोक्टिस्टा में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। ठीक है, सो अमेबा इज बेसिकली एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म composed of a single cell found in fresh water and stagnant water. Okay, and इसके अलावा हैबिटेट जो इसकी क्लासिफिकेशन, अगेन इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है और फाइलम इसका प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अमेबा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब इसके सेलुलर स्ट्रक्चर पे आते हैं। अमेबा चूंकि एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये इसके अंदर जो है जो क्वालिटीज है वो एनिमल लाइक क्वालिटीज होती है, तो ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होता है इनके अंदर। पहला जो मेम्ब्रेन इनका आता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन इसमें आपको नजर आ रहा है, ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है वाइट आउटर, ये मेम्ब्रेन कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सिंपली आप इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हो। ठीक है, इरेगुलर शेप होता है, कोई भी प्रॉपर शेप अमेबा का नहीं होता। आपको यहाँ डायग्राम्स नजर आ रही होंगी, ये अमेबा की डायग्राम है, ये अमेबा की डायग्राम है, ये है। ठीक है, ये अमेबा की डायग्राम है, तो इट मींस दैट ये अमेबा की डायग्राम है, इट मींस दैट इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता। ठीक है, इरेगुलर शेप में होता है। शेप आपको बुक में किसी किसी और टाइप के मिलेगा, यहाँ जो डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ मैं भी किसी और टाइप का हूँ। आप इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखोगे तो मैं भी वहां पर ही किसी और टाइप का हूँ। सो इट हैज नो रेगुलर शेप, कोई भी रेगुलर शेप इस स्ट्रक्चर का नहीं होता है। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म का कोई रेगुलर शेप नहीं होता। रेगुलर शेप इसलिए नहीं होता क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है और सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर शेप, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता। ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना, ये दो रीजन में डिवाइड होता है। एक ये रीजन है, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रीजन आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टो मीन आउटसाइड and plasm means cytoplasm. So it's a cytoplasm that is known as ectoplasm, से outer cytoplasm है ये। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और उसके बाद ये वाला, ये जो एक लेयर आती है और इस एक लेयर के अंदर जो वाला पार्ट आता है, इस पार्ट को एंडोप्लाज्म कहते हैं। एंडो मीन इनसाइड एंड प्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म। सो इनसाइड साइटोप्लाज्म है और ये आउटसाइड साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू रीजन। साइटोप्लाज्म दो रीजन्स में डिवाइड होता है। द आउटर रीजन इज नोन एज
एक्टोप्लाज्म एंड द इनर रीजन इज नोन एज एंडोप्लाज्म, उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म कंप्लीटली इसका साइटोप्लाज्म बनता है, लेकिन दो रीजन्स में डिवाइड हो जाता है, एक ट्रांसपेरेंट रीजन होता है, दूसरा डेंस रीजन होता है। तो ट्रांसपेरेंट रीजन को हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और डेंस रीजन को हम जो है इसका एंडोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सेल के अंदर आप देखें तो बहुत सिंपल सा सेल है, बहुत कुछ इसके अंदर नहीं है। आप इसमें देखिए ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, एक ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस इसका ब्रेन है, यानी कंप्लीट एक्टिविटीज जो है वो ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। वट एवर इज हैपनिंग इन दिस सेल, इस सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सारा कुछ ये ब्रेन कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो द न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ दिस सेल, इस सेल का ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। देन आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे इसमें, ये वाले ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये जो है ये कहलाते हैं फूड वैक्यूल, यानी इसमें इनका फूड स्टोर होता है, ठीक है। द फूड इज बीइंग स्टोर्ड इनसाइड इट, इसके अंदर इसके फूड स्टोरेज होता है। तो जब भी इनके क्रिस्टल ऑफ फूड अंदर बॉडी में आते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं, और जो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं वो इन फूड वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करते हैं। ये मल्टीपल फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, और ये इनके फूड को स्टोरेज जो है वो कर रहे होते हैं, इनके फुल फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा ये एक यहाँ एक और वैक्यूल, इस वैक्यूल को कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कंट्रक्टाइल वैक्यूल का काम ये होता है कि जब ये फूड इस्तेमाल कर ले, जब ये फूड यूज हो जाए, तो आपको पता है फूड बेसिकली जब यूज होता है तो उसके नतीजे में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट आके इसमें जमा होते हैं, ठीक है। और इसमें जमा होने के बाद ये जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल है ये एक्सक्रीशन करवाता है, यानी इनके बॉडी से इन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलवाता है। तो एक्सक्रीशन कौन करवाता है? एक्सक्रीशन कंट्रक्टाइल वैक्यूल करवाता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड कौन करता है? फूड वैक्यूल करता है। कंट्रोलिंग यूनिट इनका क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर जो है हमारे पास ये क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, ये पार्टिकल जो है ये इनके बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें राइबोसोम्स भी हो सकते हैं और दूसरे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो क्रिस्टल्स की शक्ल में उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है, आपको ये जो नजर आ रहे हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला, ये वाला, ये और ये फिंगर प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये कहलाता है सीडोपोडिया। पी इसमें साइलेंट होता है, ये पी नहीं है इसका, पी साइलेंट है, ठीक है। ये सीडोपोडिया कहलाता है। सीडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोड का मतलब होता है फीट। तो ये सीडोपोड जो है या सीडोपोडिया जो है ये क्या है? बेसिकली ये फॉल्स फीट है इनके, यानी ये इनके ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके जरिए ये मूव करते हैं, स्विम करते हैं पानी के अंदर। सो ये नॉर्मली यूज देयर सीडोपोडिया, ये फॉल्स फीट को इस्तेमाल करते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को इस्तेमाल करते हैं और इन प्रोजेक्शंस के जरिए ये ऑनवर्ड मूव करते हैं, ये स्विम करते हैं विद इन द वाटर। और इसके अलावा ये सीडोपोडिया इस्तेमाल होते हैं फॉर द कैप्चरिंग ऑफ प्रे, खुराक को कैप्चर करने के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पर इसका खुराक प्रेजेंट है, अगर यहाँ इसका खुराक प्रेजेंट है तो ये अमेबा क्या करेगा? ये अमेबा आहिस्ता आहिस्ता अपने सीडोपोडिया को आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ाने के बाद ये अपने खुराक को कैप्चर करेगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अपने खुराक को किस तरह से कैप्चर करता है। लेट मी टेल यू, ये भी दिखा देता हूँ ताकि इस तरह से, लेट्स सी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास जो है, ठीक है जी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चला, ये देखें, ये अमेबा है और ये इसका शिकार है। कोई भी चीज हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, वो फूड पार्टिकल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मौजूद है, अमेबा यहाँ पर है। ये क्या करेगा? अपना ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ये आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ये इसको आगे बढ़ाएगा जस्ट लाइक इस तरह से, और आहिस्ता आहिस्ता ये इस फूड को अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर लेकर आएगा, ठीक है। और फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके ऊपर ले आएगा, इस तरह से इसके ऊपर आ जाएंगे और ये फूड इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फूड फिर यहाँ पर प्रेजेंट होगा फूड वैक्यूल के अंदर, इट विल गो इनटू द फूड वैक्यूल। फिर फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड इसका स्टोर कर रहा होगा। तो सीडोपोडिया जो है ये दो काम करता है, एक ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और दूसरा सीडोपोडिया जो है ये कैप्चरिंग ऑफ प्रे, खुराक को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन फीट, फॉल्स फीट कहलाते हैं ये,
ठीक है। एंड इट हेल्प्स अमेबा इन इन वेरियस वेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक तो इनको खुराक की कैप्चरिंग में हेल्प करता है, दूसरा मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था जिसे हम अमेबा कहते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको करने के लिए दिया था कि आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आई नो एज यू पीपल यूजुअली डोंट हैव एनी टाइम कि आप पढ़ो, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये भी हो जाए। क्या हो गया? कोई मसला है क्या? देख लिया आप लोगों ने? अमेबा में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में नहीं है? कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन नहीं है इसमें? ओके। व्हाट सर, व्हाट डू द कंट्रक्टाइल वैक्यूल डू विद द वेस्टेज? ये वेस्टेज को बाहर, सेल से बाहर निकालता है। वेस्टेज को या वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद उसको फिर बाहर निकालता है। फूड कप नहीं, फूड वैक्यूल। उसके बाहर निकाल लेता है ना, बॉडी से बाहर निकाल लेता है, उसके बाद फिर क्या मतलब? आप वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते तो क्या होता है? आप फूड खाते हो, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद वेस्ट मटेरियल बॉडी में फॉर्म होता है, तो वेस्ट मटेरियल हम बॉडी से बाहर निकालते नहीं निकालते? सिमिलरली अमीबा भी यही काम करता है। जब वो फूड खाता है, जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो वेस्ट मटेरियल कंट्रक्टाइल वैक्यूल में जमा हो जाते हैं। उसके बाद ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल इन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर ले जाता है। ठीक है, ठीक है, डन हो गया। चले अभी मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं। ये तो हो गया अमेबा का, हमने कर लिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3। अमेबा कोई डिजीज नहीं कॉज करता। अमेबा अमेबा जो है ना, वो डिजीजेस नहीं कॉज करता, ठीक है। एंट अमेबा डिजीज कॉज करता है। एंट अमेबा हिस्टोलाइटी का जो है वो डायसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। एंट अमेबा हिस्टोलाइटी का डिजीज कॉज करता है। डायसेंट्री कहते हैं, पैचेस के नाम सुना है? पैचेस, वाटरी फ्लूइड बॉडी से निकलता है, पेट में जो है दर्द होता है, आंतों में यानी इंटेस्टाइन्स के अंदर दर्द होता है, और लूज मोशन टाइप का जो है वो बॉडी से निकल रहा होता है, उसको कहते हैं डायसेंट्री। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, गुड। Okay. Now we have multicellular organisms. You all know what are multicellular organisms. Multicellular organisms जो है वो हमारे पास उन organisms को कहते हैं जिनके अंदर मोर देन वन सेल प्रेजेंट हो, ठीक है। जिनके अंदर मोर देन वन सेल प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास दो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, एक है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और दूसरा है फ्रॉग। तो हमने इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को हमने देखना है, ठीक है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को और इसके अलावा फिर हमने फ्रॉग को देखना है। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस प्लांट्स में से है, यानी बॉटनी का हिस्सा है, और जो दूसरा हमारे पास है यानी
जो फ्रॉग है वो zoology का हिस्सा है, एनिमल्स में से है, तो उनके सिस्टम्स भी पढ़ेंगे और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के सिस्टम्स भी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस से, ठीक है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस हमारे पास जो है, इसके सबसे पहले पार्ट, ब्रासिका जो है ना, ये सरसों के पौधों को कहते हैं। सरसों का जो पौधा होता है ना, मस्टर्ड प्लांट जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रासिका। अब ब्रासिका क्यों लिया गया है एज एन एग्जाम्पल, एज एन टिपिकल प्लांट? इसलिए लिया गया है कि इजिली अवेलेबल प्लांट है और लोग इसको कल्टिवेट भी करते हैं, ठीक है, और एज ए वेजिटेबल्स भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मार्केट में जाते हो, सरसों के पौधे जो है, जो साग की शक्ल में लोग इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल के तौर पर लोग उसका इस्तेमाल करता है, तो इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उसको देख सकते हो। किसी भी आप फील्ड्स वगैरह में चले जाओ तो वहां भी ब्रासिका आपको मिलेगा। येलो कलर का फ्लावर होता है, उसका ग्रीन प्लांट होता है, तो आपको ये वहां पर भी मिलेगा। सो एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है। आपको ये इसलिए दिया गया है कि ताकि सबसे इजीली अंडरस्टूड प्लांट हमारे पास यही है, तो इसलिए इसके सारे पार्ट्स हमने डिस्कस करने होते हैं। तो पहले सबसे पहले तो इनके पार्ट्स को देखते हैं। ब्रासिका का जो पार्ट है या ब्रासिका का जो प्लांट है, उसमें दो हिस्से होते हैं, ठीक है। दो मेन पार्ट्स में हम पूरे प्लांट को डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, सेकंड को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, तो देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ ब्रासिका, vegetative parts and reproductive parts. And what are vegetative parts? Vegetative parts are those parts of a plant which do not take part directly in sexual reproduction. कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हिस्सा ना ले, ऐसे हिस्सों को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। प्लांट्स के अंदर तीन वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उनके रूट्स, उनके स्टेम और उनके लीव्स। ये तीन जो हिस्से होते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। They do not take part directly in sexual reproduction. That's why they are known as vegetative parts. Okay, the second part of the brassica plant are reproductive parts. Now, ultimately, reproductive parts are those parts which take part directly in sexual reproduction. यानी जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले, जो फ्लावर्स, जो सीड्स बनाए, जो फ्रूट्स बनाए, उन हिस्से को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ब्रासिका प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? उनके फ्लावर्स है, ठीक है। तो भाई हमने ये चारों चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करनी है। हमने रूट्स को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, स्टेम को भी करना है, लीव्स को भी करना है, और फिर फ्लावर्स को भी डिस्कस करना है। तो अगेन, वेजिटेटिव पार्ट्स आर रूट, स्टेम, लीव्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट आर फ्लावर। दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस, ये हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सो बिफोर वी गो टू द रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड फ्लावर्स, I would like to ask you certain questions before we go to the topic. और मुझे वो जवाब दे जल्दी जल्दी, ताकि फिर हम आगे टॉपिक पे जाएं। तो पहले आपने मुझे वो आंसर्स करने हैं, मैं किसी जिससे आंसर क्वेश्चन पूछूं वो मुझे जवाब दे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे जवाब दे ईशा फातिमा। ईशा फातिमा। यस सर। अच्छा ईशा, मुझे ये बताए व्हाट इज रूट? रूट क्या है? जल्दी जल्दी। रूट की डिफिनीशन सकीना आप बताए चले। टाइप कर रही हूँ, क्यों टाइप कर रही हूँ? आप डायरेक्टली बताओ, माइक आपका काम कर रहा है। When your mic is working, directly on your mic and answer the question. आपका इंतजार थोड़ी करेंगे 10 मिनट के, आप टाइप करते रहोगे। बेटा अभी आपकी आवाज आ रही थी ना, आपकी आवाज आ रही थी ना, अभी मैं सुन रहा था, जस्ट सर आपने बोला। जी सकीना। अनम। सर मैं बताऊं? अन, अनम अनम। नहीं है कोई भी। अरीशा, अरीशा खुरम। अरीशा खुर्रम।
हद हो गई। अरीशा खुरम, वेयर आर यू? बरीरा, क्या मसला है इन लोगों को? रामूज, आप बताएं। सर मैं बताऊं? बताओ। Sir, root is the part of a plant which attaches into the ground for the support. अच्छा, और जिन जिन जो प्लांट्स जो है वो सॉइल में ना हो, उसमें फिर रूट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? चले, अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है स्टेम क्या होता है? व्हाट इज स्टेम? एनीवन? स्टेम क्या है? स्टेम? Sir, may I? Sir, जी, the main body or the stalk of a plant. अच्छा, लीव्स क्या होते हैं? सर मैं बताऊं? Sir, the बताओ। part of the plant that makes food. कोई और? मैं बताऊं? बताओ ना। सर the part of plant which carries chlorophyll, which do the photosynthesis, which is the process of for making food for the whole plant. ये आप साइंस के स्टूडेंट्स हो ना? क्लास क्लास क्या सर, वन, मैंने क्या गलत बताया मैंने? क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक साइंस पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, और आप लोगों को ये नहीं पता कि स्टेम क्या है, रूट क्या है, लीव क्या है। शर्म से डूब के मरो तुम लोग, सर बातें मैंने कर लीव्स ही लो। बताया सर, लीव्स बताया था मैंने। गलत बताया क्या? सही बताया? मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी है, फंक्शंस नहीं पूछा कि मुझे फंक्शंस बताओ। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो आप कहानियां लिखोगे। किसी एक स्टूडेंट ने भी एक डेफिनेशन सही नहीं बताई है। तो आपको ये नहीं पता है कि सीड क्या होंगे, आपको ये नहीं पता रूट क्या है, आपको ये नहीं पता कि फ्रूट क्या है, आपको ये नहीं पता कि जो है वो स्टेम क्या है। अजीब कोई कहानियां बनाई हुई है आप लोगों ने, बस कहानियां छोड़ रहे हो, इधर इधर से यहाँ मार रहे हो, वहां से वहां मार रहे हो। कहानियां है आप लोगों की। आप बहुत गौर से इन टॉपिक्स को कवर करना, ठीक है, इनके डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से समझना, और इन डेफिनेशंस को दिमाग में हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि अभी मैंने बताया और कल फिर भूल जाओ, मैं दोबारा पूछूंगा, फिर क्वेश्चंस करूंगा। एंड आई वांट यू पीपल टू नो ऑल द डेफिनेशंस। जो भी डेफिनेशन मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, उन डेफिनेशंस को वैसे ही आपके दिमाग में वो बात याद रहनी चाहिए आपको। बहुत मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, बहुत इजी डेफिनेशन है, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी इजी वे, एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, सो दैट अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उनको कहानियां ना बताओ, उनको डेफिनेशन बताओ, ठीक है जी। चले, मैं भी बता रहा हूँ आपको, हम स्टार्ट कर रहे हैं रूट से, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रूट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रासी का रूट। अब दो टाइप के स्ट्रक्चर्स है, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, और फिर हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि बहुत डिटेल टॉपिक्स है ये, तो हम बहुत डिटेल में ही डिस्कस करेंगे इनको। सबसे आप पहले आ जाए रूट्स के ऊपर के रूट्स क्या है, रूट्स क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रूट के अंदर है ना, वो ये है, root is the part of a plant that develops from the radical of a seed। मैं दिखाऊंगा कि रेडिकल क्या होता है, ठीक है। root is the part of a plant that develops from the radical of a seed। जो कहां से डेवलप हो रहा हूं? रेडिकल से डेवलप हो रहा हूं, ठीक है। अगेन, रूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ अ सीड। रूट कहां से डेवलप होता है? सीड से डेवलप होता है। तो सीड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है रेडिकल, दूसरा कहलाता है फ्रीम्यूल। जो रेडिकल होता है उसमें से निकलता है रूट, और जो प्रीम्यूल होता है उसमें से निकलता है स्टेम।
अभी मैं पहले दिखाऊं दोनों आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ताकि आपको दोनों चीजें समझ आए, ठीक है, और इजीली आप उसको गेन कर सको। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है जी, अभी आपको सीट दिखा रहा हूँ, उसका रेडिकल और फ्लूम्यूल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि रेडिकल से क्या निकलता है और फ्लूम्यूल से क्या निकलता है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम शोइंग यू पीपल राइट नाउ। Okay, let's take this an example of a seed. या ये ले लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं। अब यहां आप देखें इस सीड के अंदर, इस सीड में ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को सीड के अंदर, ये सीड के अंदर होता है, ठीक है, इस पार्ट को रेडिकल कहते हैं, और ये जो पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको फ्लूम्यूल कहते हैं, ठीक है जी। अब रेडिकल इस तरह से बढ़ता है, रेडिकल ये नीचे आ जाता है, इससे रूट बन जाता है, और फ्लूम्यूल ऊपर निकल जाता है, इसमें से स्टेम बन जाता है। सो आप स्टेम को कैसे डिफाइन करोगे? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट arises फ्रॉम द फ्लूम्यूल ऑफ अ सीड इज कॉल्ड अ स्टेम। और आप रूट को कैसे डिफाइन करोगे? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ अ सीड। जो रेडिकल से डेवलप हो वो क्या है? वो रूट है। जो फ्लूम्यूल से डेवलप हो वो क्या है? वो स्टेम है। ठीक है जी, क्लियर है वही बात? यस सर। अब ये तो नहीं होगा ना, कहानियां तो नहीं बताओगे आगे? नो सर। गुड, ठीक है। रेडिकल से निकलता है तो क्या है? वो रूट है, ठीक है। फ्लूम्यूल से निकलता है तो क्या है? स्टेम है। अभी मैंने दो डिफिनेशन बताई आपको, ठीक है, इनको दिमाग में रखो, आगे और बताऊंगा, साथ साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो इतने सिंपल से अल्फाज में याद रखना है, उनको कहानियां नहीं बतानी है आपने। दैट्स सो मच सिंपल, यू हैव टू कीप इन माइंड। बस इतने से सिंपलेस्ट सी बात आपने दिमाग में रखना है। चले जी, अब आगे चलते हैं और रूट को मजीद डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रूट क्या हुआ? इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडर द सॉइल एंड डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। ये याद रखना है, डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ अ सीड, ये चीज याद रखनी है। नाउ रूट ऑफ ब्रासिका, ब्रासिका का जो रूट होता है इसके डिफरेंट पार्ट्स है। एक जो मेन रूट होता है, ठीक है, जो रेडिकल से सबसे पहले वाला रूट निकलता है ना, दैट रूट इज नोन एज प्राइमरी रूट। तो जैसे आप जमीन में सीड्स डालते हो और सीड्स डालने के बाद उसमें से जैसे ही रूट निकलता है तो दैट फर्स्ट रूट इज नोन एज प्राइमरी रूट, उसका हम प्राइमरी रूट कहते हैं। फिर वो रूट जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो उसकी ब्रांचेस बन जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस होती है उसको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ द प्राइमरी रूट इज नोन एज सेकेंडरी रूट्स एंड देन द ब्रांचेस ऑफ द सेकेंडरी रूट्स, फिर उस सेकेंडरी रूट्स में से मजीद ब्रांचेस भी निकलती है। उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? उनको हम टर्शियरी रूट्स कहते हैं। सो रूट्स जो है, ब्रासिका के जो रूट है, वो उनके अंदर तीन मेन पार्ट्स है, मेजर पार्ट्स जो है, यानी तीन जो इसकी डिवीजन है वो तीन है। एक है प्राइमरी रूट जो कि मेन रूट होता है, जो प्लांट के रेडिकल में यानी सीड के रेडिकल में से निकलता है, वो प्राइमरी रूट कहलाता है। ये रूट आगे जाके डिवाइड हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, या वहां मजीद ब्रांचेस बन जाती है। दोज ब्रांचेस जो कि प्राइमरी ब्रांचेस से या प्राइमरी रूट से निकलते हैं उनको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, ठीक है। और फिर सेकेंडरी रूट से मजीद ब्रांचेस निकल जाती हैं जो मजीद फैल जाते हैं जमीन के अंदर, उन ब्रांचेस को टर्शियरी रूट्स कहा जाता है, ठीक है। हर एक टर्शियरी रूट जो होता है, इन टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट या प्राइमरी रूट में से बालों की तरह यानी हेयर्स की तरह स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। उन हेयर्स की तरह स्ट्रक्चर्स को रूट हेयर्स कहते हैं। तो वो मजीद सरफेस बढ़ा देते हैं जमीन के अंदर, दूर दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है, रूट हेयर्स कहलाते हैं। और हर एक जो रूट हेयर होता है, उन रूट हेयर्स के टिप के ऊपर यानी उसके बिल्कुल एंड के ऊपर एक कैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस कैप को हम क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। सो भाई ब्रासिका के रूट्स के 5 हिस्से हो गए। प्राइमरी रूट जो कि सबसे पहला रूट होता है, उसके ब्रांचेस सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट के ब्रांचेस टर्शियरी रूट्स,
और फिर उनसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, वो रूट हेयर्स कहलाते हैं। और फिर हर एक रूट के बिल्कुल एंड के ऊपर यानी टिप के ऊपर जो है वो एक कैप प्रेजेंट होता है, उस कैप को कहते हैं रूट कैप। तो ये आपके पास है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रासिका रूट। ब्रासिका रूट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सटर्नल टाइप्स जो पार्ट है वो है आपके पास, ठीक है। नाउ बिफोर वी गो अच्छा फंक्शन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। फंक्शंस क्या है, रूट क्या काम करता है भाई? रूट का काम क्या है? रूट का सबसे पहला काम ये है कि प्लांट को जमीन के अंदर फिक्स करके रखे, यानी सपोर्ट, ठीक है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द रूट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करे, टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, प्लांट को जमीन के अंदर फिक्स करके रखे। दैट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी वर्क ऑफ द root. The second work of the root is they absorb water and mineral from the soil. सॉइल में से क्या करते हैं? मिनरल एंड वाटर को ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके ऑब्जर्व करके ऊपर स्टेम तक और स्टेम से लीव्स तक लेकर जाते हैं, ताकि वहां पर क्या हो जाए, वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाए। सो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें भी प्लांट को हेल्प कौन करता है? रूट्स करते हैं, ठीक है। रूट हेयर सबसे पहले, उसके बाद जो है टर्शियरी रूट्स, टर्शियरी रूट से जो है वो सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से प्राइमरी रूट्स, प्राइमरी रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स। इस तरह से मिनरल एंड वाटर जो है वो एब्जॉर्प्शन करते हैं जमीन में से। सो दिस इज हाउ द रूट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट, ठीक है। इसलिए जो है ये जमीन के अंदर जो है वो प्लांट को फिक्स रखता है, एब्जॉर्प्शन ऑन वाटर एंड मिनरल करता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द रूट, इसकी डिफिनेशन, इसके फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर, तो वो अपने क्वेश्चंस कर लो। सेकेंडरी रूट्स कहते हैं बेटा उस रूट को, ठीक है, सेकेंडरी रूट उस रूट को कहते हैं जो रूट प्राइमरी रूट से निकलता है। यानी मैं भी आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये भी दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, ताकि सारी चीजें आपको जो है वो क्लियर हो। अब यहाँ देखते हैं, इसमें दिया हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी, ये देखें। अब ये रूट देख रहे हैं, ये जो निकलता है ना, ये वाला पार्ट, ये जो मेन पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये मेन पार्ट किससे निकलता है भाई? ये मेन पार्ट जो है ये रेडिकल से डायरेक्टली निकलता है। तो जो पार्ट रेडिकल से डायरेक्टली निकलता हो ना, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें से ये ब्रांचेस निकलती है, सी दिस ब्रांचेस, ये प्राइमरी रूट से ये ब्रांचेस निकलती है। तो जो प्राइमरी रूट से ये ब्रांचेस निकलती है, इन ब्रांचेस को हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, ये सेकेंडरी रूट्स कहलाते हैं। उसके बाद इन सेकेंडरी ब्रांचेस में से, ये अब ये सेकेंडरी ब्रांच है, ठीक है, ये देखिए ये सेकेंडरी ब्रांच है, ये वाले ये सारे सेकेंडरी ब्रांच है। इन सेकेंडरी ब्रांचेस में से देखो ये मजीद ब्रांचेस निकलती है, ये देखिए ये इसमें से मजीद ब्रांचेस निकली हुई है, ठीक है, ये मजीद ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस कहलाती है टर्शियरी ब्रांचेस। ये क्या कहलाती है? टर्शियरी रूट्स कहलाते हैं। और इन टर्शियरी रूट्स में से फिर निकलते हैं, या ये प्राइमरी से भी निकलते हैं, ये फिर आप देख रहे हो ये जो बिल्कुल रूट हेयर्स लाइक, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये जो बालों की तरह बिल्कुल हल्के हल्के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो पत्ते के रूट्स के अंदर 3 मेजर पार्ट्स हो गए आपके पास, ठीक है। पहला पार्ट आपके पास क्या हुआ? पहला पार्ट आपके पास प्राइमरी रूट हुआ। उसके बाद दूसरा जो उससे निकलते हैं वो सेकेंडरी हो गया। फिर जो सेकेंडरी में से निकलते हैं वो टर्शियरी हो गए, और टर्शियरी में से जो फिर निकलते हैं फिर वो रूट हेयर्स कहलाते हैं। और फिर उनके टिप के ऊपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको फिर हम रूट हेयर्स कहते हैं, ठीक है जी। रूट कैप जो है वो हर एक रूट के टॉप पे प्रेजेंट होता है, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो जी। एनी अदर क्वेश्चन रूट से रिगार्डिंग? सर रूट कैप का फंक्शन क्या होता है? रूट कैप प्रोटेक्शन है, ये बेसिकली आउटर लेयर है, एपिडर्मल लेयर है, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। जी एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? वस्कुलर बंडल्स,
रामूज वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। टिश्यूज में डिस्कस किया था हमने वस्कुलर बंडल्स को, जाइलम एंड फ्लोएम, वो वस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। ठीक है, so it's clear to all of you. Okay, very good. It means that the topic is clear. ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, वैसे भी 1-2 मिनट रह गए हैं, तो यहीं पर आज इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अगर किसी का